एंड वेलकम बैक। आज जो हम टॉपिक देखेंगे वो है उसका नाम ट्रेडिंग इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स। हमारे पास जो डिफरेंट ट्रायल बैलेंसेस होते हैं या हमारे पास डिफरेंट तरह के अकाउंट्स मौजूद होते हैं, लाइक एसेट्स अकाउंट, लाइबिलिटीज़ और कैपिटल अकाउंट्स, एक्सपेंस और रेवेन्यू अकाउंट। ये हमारे पास डिफरेंट तरह के फर्दर फाइनल अकाउंट्स में ट्रांसफ़र किए जाते हैं। लाइक एसेट्स अकाउंट, लाइबिलिटीज़ एंड कैपिटल अकाउंट हमारे पास बैलेंस शीट में ट्रांसफ़र होता है। रेवेन्यू और एक्सपेंसेस के जितने भी अकाउंट्स हमारे पास मौजूद होते हैं वो हमारे पास ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आते हैं। रेवेन्यू हमारे पास दो तरह के होते हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। रेवेन्यू हम उन तमाम चीज़ों को कहते हैं जो हमारे लिए प्रॉफिट या अर्निंग्स जनरेट कर रहे होते हैं। डायरेक्ट रेवेन्यूज़ वो रेवेन्यूज़ होते हैं जो डायरेक्टली गुड्स से रिलेटेड होते हैं, यानी प्रोडक्शन ऑफ गुड्स से रिलेटेड होते हैं, उन्हें हम डायरेक्ट रेवेन्यूज़ कहते हैं। और इनडायरेक्ट वो तमाम रेवेन्यूज़ होते हैं जो डायरेक्टली गुड्स से रिलेटेड नहीं होते हैं। इसी तरह से एक्सपेंसेस में भी हमारे पास वो तमाम कॉस्ट होते हैं जिन चीज़ों पे हमें अपने एक्सपेंस देने पड़ते हैं या हमने उन पे खर्चा किया होता है, वो हमारे पास एक्सपेंसेस कहलाते हैं। या कॉस्ट ऑफ डूइंग ऑफ बिजनेस में जो इतनी भी कॉस्ट रिक्वायर लगती है या इनकर्ड होती है, हम उनको अपने एक्सपेंसेस में कह सकते हैं। डायरेक्ट एक्सपेंसेस उसी तरह से जो डायरेक्ट रिलेटेड गुड्स से होती हैं उन्हें हम डायरेक्ट कहते हैं, और इनडायरेक्ट वो जो गुड्स से डायरेक्टली रिलेटेड नहीं होती हैं। ये हमारा ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का फॉर्मेट है। सबसे पहले कंपनी नेम, देन ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो हम बना रहे हैं वो, एंड लास्ट में डेट जिस ईयर की जिस टाइम पीरियड की फॉर्मेट है हम अपना ये टेबल बना रहे हैं हम, वो डेट या को यहाँ मेंशन किया जाता है। इस टेबल के लिए अनसेट दो हिस्से हम सपोज करते हैं। पहले वाला हिस्सा हमारा ट्रेडिंग वाला पोर्शन कैसा होता है और निचले वाला पोर्शन हमारे पास प्रॉफिट एंड लॉस का पोर्शन होता है। लेकिन हम कभी भी इसको दो तरह के हिस्सों में अब मेंशन नहीं किया जाता, ये एक ही टेबल में कन्वर्ट के तौर पे बन रहा होता है। एक्सपेंसेस और डायरेक्टली जितने भी एक्सपेंस और रेवेन्यूज़ होते हैं हम इस अबव वाले टेबल के पोर्शन में लिख रहे होते हैं। और उसके बाद जब हमारे पास यहाँ से फाइनली ग्रॉस प्रॉफिट का सोल्यूशन आ जाता है हमारे पास, तो हम उस ग्रॉस प्रॉफिट को नीचे शिफ्ट करते हैं अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, जहाँ पे हम अपने इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस और इनडायरेक्ट रेवेन्यूज़ को मेंशन करते हैं। और फाइनली जब हमारे पास जो नेट प्रॉफिट या नेट लॉस आ जाता है तो उसको हम अपनी कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र करते हैं। ये फॉर्मेट हमारे पास हमारी नेट प्रॉफिट का केस है, जिसमें हमने जब एक्सपेंसेस साइड पर हमारा ग्रॉस प्रॉफिट आएगा और उसको हम जब शिफ्ट करेंगे निचले वाले टेबल के पोर्शन में, तो हम उसे रेवेन्यू साइड पर शिफ्ट करते हैं। और इसी तरह से जब हमारे पास नेट प्रॉफिट आता है तो हम उसे एक्सपेंसेस वाली साइड पर लिख रहे होते हैं। इन केस ऑफ नेट लॉस अगर हमारे पास आ जाए तो हम उसको अपनी ग्रॉस लॉस को रेवेन्यू वाली साइड पे मेंशन करके लिख रहे होते हैं, और जब उसको हम नीचे शिफ्ट करते हैं तो हम इसे अपने एक्सपेंसेस साइड पे लिख रहे होते हैं। और इसी तरह से अगर ये नेट लॉस हो जाए तो उसको हम अपनी रेवेन्यू वाली साइड पे लिखते हैं, और ये कैपिटल में से लॉस का केस में माइनस हो जाएगा। इसी तरह से हमारा अगर प्रॉफिट होगा तो कैपिटल में ऐड होता है, और अगर लॉस हो जाए तो हम उसे कैपिटल में से माइनस कर देंगे। ये हमारे पास बैलेंस शीट का फॉर्मेट है जिसमें हमारे पास डिफरेंट तरह के एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़ का मेंशन है यहाँ पर, जिसे आप यहाँ से देख सकते हैं कि हम कैपिटल में से सब ड्राइंग्स को सब्ट्रैक्ट करते हैं, और अगर नेट प्रॉफिट हो तो हमने उसको ऐड किया है, और अगर नेट लॉस है तो हमने उसको सब्ट्रैक्ट किया है। अब हम इसको एक एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। ये हमारे पास एग्जाम्पल है जिसमें हमें ऑलरेडी ये बात उन्होंने मेंशन की गई है कि हमारे पास स्टार्टिंग बैलेंस में आपका क्लोजिंग स्टार्टिंग स्टॉक जितना मौजूद था उसको भी मेंशन क्वेश्चन में ही किया गया है। एग्जाम्पल हम देख रहे हैं जिसमें हमने सबसे पहले कंपनी नेम मेंशन कर लिया, हमने अपना ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस कर लिया, और जिस टाइम पीरियड के लिए बना रहे हैं वो टाइम पीरियड मेंशन कर लिया है। परचेजेस वो तमाम गुड्स जो रीसेल पर्पज़ के लिए ख़रीदे जाते हैं, यानी उन्हें सेल आउट करने के लिए, उन्हें बेचने के लिए ख़रीदते हैं, उन्हें परचेजेस कहा जाता है। सेल्स आपके पास वो तमाम चीज़ होती हैं जो बिक गई होती हैं या बेची जा चुकी होती हैं, इन्हें आप अपनी सेल्स कहते हैं। उसमें हम अपने ऐड कर देते हैं क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक वो तमाम आइटम्स होते हैं जो एंड ऑफ द टर्म पीरियड में या एंड ऑफ द टाइम ड्यूरेशन में, जब आप ये फाइनल स्टेटमेंट बना रहे होते हैं उस टाइम पर आपके पास स्टॉक्स में या आपकी इन्वेंट्री में या आपके स्टोर्स में मौजूद होता है, उसको आप क्लोजिंग स्टॉक कहते हैं। समटाइम्स बाज़ बुक्स में या बाज़ पढ़ाने के तरीक़ों में अकाउंटिंग के वेज में यही क्लोजिंग स्टॉक को परचेजेस वाली साइड से, यानी आप यहाँ से इसको इससे सब्ट्रैक्ट कर देते हैं अपना क्लोजिंग स्टॉक कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैलकुलेट करने के लिए या आप ग्रॉस प्रॉफिट निकालने के लिए। तो फाइनली दोनों केसेस में हमारे पास आंसर बिल्कुल सेम आएगा ग्रॉस प्रॉफिट का, यानी अगर आप ग्रॉस प्रॉफिट को
में ये अमाउंट है 250, 298 जिसमें हमने क्लोजिंग स्टॉक को ऐड किया है अपने सेल्स में से, वहाँ से करें या हम अपने परचेजेस में से सब्ट्रैक्ट कर दें अपने क्लोजिंग स्टॉक को, तो दोनों केसेस में हमारे पास सेम टू सेम हमारा ग्रॉस प्रॉफिट आएगा, यानी 129, 258 ही हमारे पास ग्रॉस प्रॉफिट आता है। देन हमने इस ग्रॉस प्रॉफिट को निचले टाइम अपने टेबल के पोर्शन में शिफ्ट कर लिया। अब हम अपने जितने भी सारी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं हमने उनको नोट डाउन कर लिया, यानी सैलरी एक्सपेंस, मोटर एक्सपेंस, जर्नल एक्सपेंस, बिजनेस रेट्स, इंश्योरेंस एक्सपेंस। फाइनली जब इन तमाम सारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को हम ऐड अप कर लेते हैं तो हमारे पास आंसर आता है 4044,115। और इसको जब अपने हम नेट प्रॉफिट के लिए अपने सब्ट्रैक्ट कर देंगे रेवेन्यूज़ के अमाउंट में से, तो हमारे पास आंसर आ जाता है नेट प्रॉफिट का 84,843। इसे हम अपनी ट्रांसफ़र कर देंगे बैलेंस शीट में। हमारे पास बैलेंस शीट में सबसे पहले हमने अपना कंपनी नेम मेंशन कर दिया, बैलेंस शीट मेंशन कर दिया और टाइम पीरियड मेंशन कर दिया। इसमें हमारे पास दो वेज होती हैं, एसेट साइड एंड लाइबिलिटी साइड। इससे आप जैसे हमने पहले पढ़ा था, आप चाहें तो एक कॉलम वाइज बना सकते हैं और आप रो वाइज भी बना सकते हैं, यानी सबसे पहले अपने सारे एसेट्स नोट डाउन कर लिए और देन अपनी लाइबिलिटीज़ और ओनर्स इक्विटी वाली साइड को आप निचले वाले टेबल के पोर्शन में लिखेंगे। अदरवाइज आप इस तरह से भी कर सकते हैं कि इस कॉलम में सारे एसेट्स लिख लिए और इस कॉलम में सिर्फ और सिर्फ अपने लाइबिलिटीज़ एंड ओनर्स इक्विटी के चीज़ें नोट डाउन कर ली। एसेट में हमने अपने जितने भी मौजूद एसेट्स थे, आइदर आपको ये ट्रायल बैलेंस में मेंशन होंगे या आपको क्वेश्चन में ये एसेट्स गिवन होंगे, तमाम चीज़ें उनको हमने ऐड करते जाना है। कैश एट बैंक, कैश एट हैंड, प्रीमिसेस, डेटर्स, क्लोजिंग स्टॉक और फाइनली हमारे पास इसका सम आ जाता है 95,906। जब हम अपने कैपिटल वाली साइड पे से हम यानी लाइबिलिटी साइड में से हमने सबसे पहले कैपिटल ओनर्स इक्विटी को हम डील करते हैं, जिसमें से हमने सबसे पहले कैपिटल में से ड्राइंग्स माइनस कर दी। ड्राइंग्स आपकी वो तमाम चीज़ होती हैं जो बिज़नेस का ओनर अपने पर्सनल एक्सपेंस के लिए अपने बिजनेस में से पैसे निकालता है और उस पर एक्सपेंस कर रहा होता है, उससे आप हमेशा कैपिटल में से माइनस करते हैं। नेट प्रॉफिट यहाँ हमारे पास पॉजिटिव में आया था, यानी नेट प्रॉफिट था, तो हमने यहाँ ऐड कर लिया। इफ़ अगर इन केस यहाँ नेट लॉस होता तो हमसे अपने पास इसी कैपिटल में से हम इसको भी सब्ट्रैक्ट कर देते अपने पास। देन फाइनली आफ्टर क्रेडिटर्स को ऐड करने के बाद हमारी जो सम अमाउंट आती है वो वही एग्जैक्टली आती है 95,906 जो हमारे पास एसेट वाली साइड पे थी। यहाँ तक हमारी बैलेंस शीट का पूरा प्रोसेस क्लोज हो जाता है, यानी कंप्लीट हो जाता है। अगर आप एक और एक चीज़ देख लें तो हमने प्रीवियसली पढ़ी थी इनकम स्टेटमेंट, जो हमारे पास ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से जो नेट प्रॉफिट की अमाउंट आती है वो और इनकम स्टेटमेंट से जो हम बना रहे होते हैं दोनों इस एग्जैक्टली बिल्कुल सेम अमाउंट आ रही होती है। इसमें हम जो प्रोसेस कर रहे होते हैं इसमें हम सबसे पहले सेल्स में ऐड करते जाते हैं अपनी सारी की सारी चीज़ें, यानी हम एक इसमें कोई हम क्रेडिट साइड और डेबिट साइड को स्पेसिफिकली आइडेंटिफाई नहीं करते। सेल्स में जब हम परचेजेस में से अपनी क्लोजिंग स्टॉक को सब्ट्रैक्ट कर दिया और हमारे पास ग्रॉस प्रॉफिट की टर्म आ जाती है, देन इसमें से हम अपने सारे के सारे एक्सपेंसेस इसी में से माइनस करते जाते हैं। तो फाइनली हमारे पास हमने इन सब को ऐड कर लिया तो हमारे पास 44415 आंसर आ गया। और इसी को जब हमने अपनी ग्रॉस प्रॉफिट की टर्म में से माइनस कर दी है तो हमारे पास फाइनली आंसर आ जाता है 84,843, जो बिल्कुल एग्जैक्टली वही आंसर है जो हमारे पास ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाने से नेट प्रॉफिट की वैल्यू आती है। अगर हमने कंपेयर करके भी देख लिया तो इसके बाद वही हम अपनी बैलेंस शीट के तरीक़ाकार से अपनी बैलेंस शीट बना लेंगे, जिसमें हमने अभी प्रीवियस स्लाइड्स में इसको देखा था। एक और एग्जांपल से हम देख लेते हैं। ये हमारे पास क्वेश्चन गिवन है जिसमें तमाम हमें डिफरेंट तरीके की इंफॉर्मेशन मेंशन है इस क्वेश्चन से। हम सबसे पहले एग्जांपल उसकी देख लेते हैं, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। उसी एग्जांपल का जो प्रीवियसली हमने देखा, यहाँ हमने देख लिया कि ओपनिंग स्टॉक आपके पास उसको आप कह रहे होते हैं ओपनिंग स्टॉक जो आपके पास ऑलरेडी स्टॉक मौजूद होता है, यानी बिजनेस में जो स्टॉक स्टार्टिंग ऑफ द ईयर में ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा होगा वो हम उसे ओपनिंग स्टॉक कहते हैं। और ओपनिंग स्टॉक हमेशा वही रहता है जो किसी भी ईयर के एंड का क्लोजिंग स्टॉक मौजूद होता है हमारे पास। देन इसमें हम ऐड कर लेंगे परचेजेस को। रिटर्न आउटवर्ड आपके पास वो तमाम गुड्स की होती हैं जिन्हें हम वापस करते हैं ड्यू टू एनी डिफेक्ट। अपने सेलर्स को हमने वापस कर दी होती हैं या अपने डीलर्स को वापस कर दी होती हैं ड्यू टू एनी डिफेक्ट, वो हमारे पास रिटर्न आउटवर्ड आ जाता है। कैरेज इनवर्ड आपके पास वो तमाम चार्जेस कहलाते हैं जो आपके प्रोड्यूस गुड्स या रीसेल गुड्स को आपके वेयर हाउस में या हमारे स्टोर्स में या हमारे इन्वेंट्रीज जहाँ मौजूद होती हैं वहाँ लेकर आने के लिए जो कॉस्ट इनकर्ड होती है, जो कॉस्ट रिक्वायर्ड होती है, वो कैरेज इनवर्ड में कहलाई जाती है। देन जब इन सबको हम ऐड एंड सब्ट्रैक्ट कर देते हैं के बाद फाइनली हमारे पास कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की वैल्यू हमारे पास आ गई है ये।
देन हमने सेल्स वाली तरह रेवेन्यू वाले साइड में हमने सेल्स में से रिटर्न इनवर्ड को हमने माइनस करना है। रिटर्न इनवर्ड हमारे पास वो तमाम चीज़ें होती हैं जिससे हमने हमारे सेलर्स डीलर्स ने वापस की होती हैं, यानी हमारे कस्टमर्स ने वापस की होती हैं, उसे रिटर्न इनवर्ड कहते हैं। यानी वो तमाम डिफेक्टिव गुड्स जो से हम रिटर्न हमारा डीलर हमें वापस कर रहे होंगे हमारे कस्टमर्स, उसे हमने रिटर्न इनवर्ड का नाम देना है। देन उसमें हम क्लोजिंग स्टॉक ऐड कर देंगे। तो फाइनली हमारे पास क्लोजिंग स्टॉक में जब अपने तमाम अपनी रेवेन्यू माइनस एक्सपेंसेस किया है तो उसके बाद हमारे पास क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू आ जाती है, ग्रॉस प्रॉफिट की वैल्यू 193,320 होती। इसी अमाउंट को हम नीचे शिफ्ट कर लेते हैं और हमने अपनी बाकी तमाम अपने इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को ऐड कर लिया, जिसे ऐड अप करने के बाद फाइनली हमारे पास 72,017 आंसर आया। इसी तरह से हमने अपने नेट प्रॉफिट के लिए अमाउंट में से जो हमने किया है कि हमने ग्रॉस प्रॉफिट की अमाउंट में से माइनस कर दी है अपनी हमारी ये वाली अमाउंट, यानी 193320 में से माइनस की है 72,017 के अमाउंट को, तो हमारे पास फाइनली नेट प्रॉफिट की वैल्यू आ जाती है 121,303। अब हमने इसी के ही एग्जांपल के लिए हमने अपनी नेट इनकम स्टेटमेंट बना लिया। इसी तरह से जब हमने देखा कि सेल्स में से रिटर्न इनवर्ड के और सारे एक्सपेंसेस को ऐड जितने भी हमारे पास थे हमने उन्हें ऐड एंड सब्ट्रैक्ट कर लिया, और अपने इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के साथ भी हमने क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड तक वैल्यू कैलकुलेट कर ली, और उसमें हमने अपनी देन फाइनली ग्रॉस प्रॉफिट की वैल्यू कैलकुलेट करी जो हमारे पास आ गई है 193320। एग्जैक्टली बिल्कुल वही है जो हमने ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से हमारे पास आती है। इसी तरह से फिर हमने अपने सारे एक्सपेंसेस इसमें से सब्ट्रैक्ट कर लेने हैं, जिसके बाद हमें फाइनली हमारे पास वैल्यू जो आ जाएगी वो वही होगी नेट प्रॉफिट की वैल्यू 121,303, जो बिल्कुल वही सेम है जो हमारे पास प्रीवियस स्लाइड से मौजूदा में हमने देखी थी, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से आई थी नेट प्रॉफिट की वैल्यू। देन लास्टली हमने जब इसको अपना बैलेंस शीट बनाएंगे तो बैलेंस शीट का भी वही प्रोसेस है कि हमने अपनी सारी एसेट्स एक तरफ लेके ऐड कर लेना है, देन अपने हमने एक्सपेंसेस एंड लाइबिलिटीज ओनर्स इक्विटी की साइड लेके आपने ऐड अप कर लेना है, तो हमारे पास दोनों साइड बिल्कुल इक्वली आ जाएगी। इनमें से आप यानी जो भी मेथड यूज़ करें तो आपका मेन एम यही होना चाहिए कि हमारी बैलेंस शीट में दोनों साइड इक्वल रहें, तो उसी एम के साथ हमने अपनी चीज़ें कैलकुलेट करनी है। ये कभी भी नहीं होता कि बैलेंस शीट बनाते टाइम पे हमारी एक साइड अनइक्वल ही होती हो। अगर ऐसा कोई केस हो तो इट्स मीन आपके कोई क्वेश्चन में प्रॉब्लम है। यू हैव टू रिव्यू ऑल योर कैलकुलेशंस ताकि आप चेक कर सकें कि कहाँ गलती है और आपके साथ ही किस तरह से इक्वल आ सके। बैलेंस शीट जिस तरह के नाम से ही शो होता है कि वह बैलेंस रहती है। आप कोई भी फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं बैलेंस शीट में, चाहे आप हॉरिजॉन्टल बनाए हैं यानी रो वाइज पहले एसेट्स लिखें और फिर लाइबिलिटीज़ लिखें, या इस तरह से जो आपकी स्क्रीन पर भी नज़र आ रहा है आप वो वाली साइड यूज़ करें। इसी तरह से अगर आपको क्वेश्चन में मेंशन है कि ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, तो अब आपने ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट वाला मेथड यूज़ करना होगा। और अगर इनकेस आपको सिर्फ इनकम स्टेटमेंट है तो आप डायरेक्टली इनकम स्टेट का मेथड यूज़ करते हुए भी बना सकते हैं, यानी सबसे पहले आपने सारे रेवेन्यूज़ उन्हें नोट डाउन कर लिया और फिर सारे के सारे अपने एक्सपेंसेस को नोट कर लिया, और फाइनली जो आपके पास आ जाता है आंसर नेट प्रॉफिट को, वो आप ट्रांसफ़र कर देते हैं अपनी बैलेंस शीट में। थैंक यू एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। अल्लाह हाफिज़।